जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम जो है 2019 का सेट 6 इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। हमें पता है अगर जो बूंद है अगर वो संतुलित होगी तो विद्युत बल जो कि क्यू ही है वो बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के जो कि mg है। ठीक है, अब उसका द्रव्यमान दिया है 0.001 मिलीग्राम। इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -3 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में बदलूं, एक मिली में 10 की पावर -3 होता है तो 10 की पावर -6 ग्राम हो जाएगा। और ग्राम को किलोग्राम में बदलूं तो 10 की पावर -9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण, और जो है क्यू है 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो क्यू की वैल्यू 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश गुणा ई बराबर m हो गए 10 की पावर -9 और गुणा जी कितना है वो है 10। तो 16 तब 4.8 ये इधर डिवाइड में जाएगा, ये जो है 19 इधर चला जाएगा तो 10 और 11 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 10 की पावर 11 अपॉन में 4.8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो कमेंट करके बताओ। चलो, न्यूटन पर कूलम ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 100 न्यूटन प्रति कूलम, तो प्लेट पर कितना आवेश है। देखो, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, जो यहाँ की सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E गुणा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो है 100 न्यूटन पर कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पता ही है, लिख लेंगे। A जो है A है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसको 10 की पावर 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 1/10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो ये 10 की पावर 4 ऊपर हो जाएगा, 10 की पावर 4 नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, इतना जो है ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आवेश आ जाएगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, समझ आया, इजी था ना। अगला क्वेश्चन देखो, जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें उसमें क्या विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है और जो है क्षेत्रफल की वैल्यू दी है और विद्युत फ्लक्स की गणना करने को बोल रहा है। तो देखो फॉर्मूला होता है मेरा विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर E डॉट ए, मतलब E और A का डॉट प्रोडक्ट करना है। अब देखो I तो है नहीं, तो I वाला पार्ट 0, J वाला पार्ट 0, -4 के कैप है इसमें -4 की कैप, तो -4 की -4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, है नहीं। तो आंसर आ जाएगा फाई का वैल्यू आ जाएगी 16 और मात्रा क्या बन जाएगा इसका वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट करनी तो आती है ना, I वाले की I वाले में गुणा, J वाले की J वाले में, K वाले K वाले में, इसमें सिर्फ K है तो K वाले में गुणा। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये I का मान बताओ, संधि नियम लगाना है, आने वाली धारा बराबर होगी जाने वाली धारा के। तो आने वाली कितनी यहाँ पे 2 एम्पियर, आने वाली 4 होगी, 1 चली गई तो इधर कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर आ जाएगी। अब यहाँ 3 एम्पियर है आने वाली, 1 यहाँ से इधर को चली गई तो 2 यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर आने वाली, 1 एम्पियर आने वाली, तो आने वाली कितनी होगी 3 एम्पियर होगी, 1.2 इधर चली गई और 1.8 एम्पियर इधर चली जाएगी। ठीक है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये फॉर्मूला लगाना। ये देखो ये कह रहा 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात जो है वो 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में इसने जो है I1 बटा I2 इसकी वैल्यू दे दिया हमें 1/9। ठीक है, 1:9 दिया ना अनुपात, तो 1/9 और पूछ रहा हमसे I मैक्स और बटे I मिनिमम, इसकी
अनुपात बताओ। तो आई मैक्स होता है रूट में I1 प्लस रूट में I2 इसका स्क्वायर, और जो मिनिमम होता है वो होता है रूट में I1 माइनस रूट में I2 इसका स्क्वायर। ओके, तो अगर यहां से देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 9I1 बराबर हो जाएगा I2, यानी I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9I1 इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में अंडर रूट I1 प्लस, यहाँ पे देखो अगर रूट में 9I1 रखूं मैं तो 9 तो रूट में से बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा ये रूट में I1। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो है, नीचे का भी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे एक बार। नीचे भी क्या हो जाएगा रूट में I1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, इसमें भी 9I1 रखूंगा तो 9 रूट में से बाहर आ जाएगा, 3 रूट में I1। अब देखो 3 रूट में I1 और 1 रूट में I1 कितना हो जाएगा 4 रूट I1। ठीक है, हो जाएगा 4 रूट I1, और नीचे हो जाएगा माइनस के 1 में से 3 जाएगा माइनस के 2 रूट में I1। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो I1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, ये 4 2 बचेगा। ठीक है, ठीक, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/1, माइनस वाले का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 4/1। ठीक है, देखो ये पहली और दूसरी की तीव्रताओं का अनुपात हमें दिया था, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता तो माफ कीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला पता है तो फिर कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। तो जिनको नहीं पता था एक बार प्लीज कॉपी उठा के इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट वैसे पड़ा रहेगा, नोट ही कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतने की चाल से चक्कर लगा रहा है, इसके समतुल्य धारा की गणना कीजिए। ठीक है, ये ध्यान कर लो, 5 × 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या है और चाल है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई आर त्रिज्या है उसकी, और एक पूरे चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उसकी कक्षा की परिधि होगी, यानी दूरी तय करेगा 2πr। ठीक है, और जो है वेग है v उसका, तो कितना समय लगेगा उसको, t बराबर जो है 2πr/v, इतना उसको समय लगेगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में। और धारा का मान क्या होता है, धारा का मान होता है q/t। q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे e है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और बटे समय क्या है 2πr/v, v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, v से डिवाइड करेंगे v पर, तो ev/2πr ये हो जाएगा। तो e की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होती है। v वेग है उसका 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, बटे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, तो 2.2 से 22 को काट देंगे, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, और 7 को ले जाएंगे हम ऊपर, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में, 16 7 कितना होता है 112, तो वो बन जाएगा 11.2। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर -11 है, प्लस की 10 ये है और 10 ये है, तो 2 पावर कम हो जाएगी इसकी, -9 हो जाएगी, -9, और -9 जो है ऊपर जाएगी, +9 बन जाएगी, तो 9 और 6 कितनी हो जाएगी 15, तो -19 और +15, तो पावर हो जाएगी इसकी -4 बचेगी, 19 में से 15 जाके इतने एम्पियर, ये हो गया करंट। ओके, इसको हम 1.12 × 10⁻⁻3 एम्पियर भी लिख सकते हैं, और -10⁻³ को हम मिली एम्पियर ये लिख सकते हैं। है ना, बढ़िया सवाल। t बराबर, देखो जितनी दूरी गया वो जितने वेग से गया। ठीक है, अब करंट क्या हो जाएगा, जितना आवेश है उसके पास बटे जितना समय है। ठीक है, वो सब वैल्यू रखी, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के बीच जो है 24 सेंटीमीटर की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को कहाँ रखे ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ठीक है,
यार इस स्रोत इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अट गया था मेरे फ़ोन का, जो वो वीडियो को पॉज करने का बटन होता है ना, वो लाल सा वो अट गया था। कभी सोचो सर पे पढ़ना ही नहीं आता। तो ये क्वेश्चन करना है, चलो ओके। तो दो स्रोत ले लेते हैं, ये ले लिए मान लिया, ओके। अब इनकी आपस में दूरी कितनी है, इनकी दूरी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। एक इनमें से ये, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो। इस वाले सोर्स से जो है बहुत पतला सा लेंस, अभी सारी उत्तल लेंस है ना, तो x दूरी पे ये लेंस रखा दिया हमने इससे इधर, ठीक है। और जो है प्रतिबिंब मान लिया लेंस से जो है दोनों का, S1 का भी और S2 का भी यहाँ बन रहा है दोनों का प्रतिबिंब, ठीक है। कितनी दूरी पे भला, y दूरी पे, ठीक है, y दूरी पे बन रहा है। देखो ऐसा कब क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मली तो अगर इधर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका इधर बनेगा, है नहीं। बट अगर ये मान लिया फोकस बिंदु है, अगर मैं वस्तु को फोकस के और ध्रुव के बीच में रख दूंगा तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब इधर ही बनता है, ठीक है। तो जब ये अगर ये x के बहुत करीब है तो इस वाले का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा और इस वाले का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, ठीक है। बट ये सीधा बनेगा और इस वाले का उल्टा बनेगा, बट हमें तो दूरी दोनों की सेम लेनी है, ठीक है। तो S1 के लिए क्या है, देखो फोकस दूरी कितनी दी है इसकी, फोकस दूरी दिया 9 सेंटीमीटर। तो S1 वाले के लिए फोकस दूरी तो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। वस्तु इधर रखी हुई है, देखो इसका प्रकाश इधर से डलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की सब दूरी क्या होगी, माइनस में ले जाएगी। इधर से प्रकाश डलेगा ना, तो x जो इसकी वस्तु की दूरी है वो क्या है, -x है, और जो इसके प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, -y है। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, फॉर्मूला 1/f प्लस प्लस हाँ प्लस 1/u कर दूंगा ना, बराबर 1/v होता है ना। v 1/v माइनस 1/u होता है, उसको इधर ले, ये लेंस का फॉर्मूला होगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अरे ऐसे लिख लो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अभी भी इसको इधर तो ले आऊंगे ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 9, और प्लस करेंगे इसकी वैल्यू माइनस की रखनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू -x, तो 1/x बराबर आ जाएगा 1/, ये क्या आ जाएगा -y आ जाएगा, इसकी वैल्यू -y रखेंगे तो ये आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है, S1 के लिए। अब S2 के लिए निकाल लें। S2 के लिए फोकस दूरी तो सेम वही लेंस है 9 सेंटीमीटर ही रहेगी। वस्तु जो है इधर से अगर ये दूरी x है तो इधर से क्या है, इधर से ये 24 - x पड़ेगी। अब देखो S2 का प्रकाश इधर से डालेगा तो इधर की दूरी क्या ली जाएगी, निगेटिव, और ये इधर की दूरी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। मतलब वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, -24 - x, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, x - 24 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। और v क्या हो जाएगा इसका, v हो जाएगा इसका y। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, ठीक है। तो 1/9, 9 इसकी फोकस दूरी, प्लस 1/u कितना था इसका, x - 24 था, x - 24 बराबर क्या है, 1/, y लिखना है, y। तो देखो इधर 1/9 माइनस 1/1/-y है, इधर प्लस का y, इक्वेशन 2 है। तो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर 1/9 और इधर 1/9, 1/9 1/9 कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। इधर है माइनस का 1/x, इधर है प्लस का 1/x - 24, तो प्लस का 1/x - 24 माइनस 1/x, ठीक है। और इधर माइनस का 1/y, इधर प्लस का 1/y बराबर हो जाएगा जुड़ के 0। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं हमारे पास। इन दोनों का क्या करते हैं, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें से, पूरे में से। तो 2/9 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x गुणा x माइनस के 24, एलसीएम लिया, x इधर और -x और प्लस 24 बराबर 0। तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर ले जाते हैं इसको, 2/9 बराबर माइनस का 24/x गुणा x - 24। तो इससे 2 से 24 कट जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x गुणा x - के 24 बराबर 12 का नम्मा 108, तो माइनस का 108 इधर ले आएंगे, x² - 24x और प्लस 108 बराबर 0।
अब 108 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 24 आए, क्या हुआ 18 छिक्का 108, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 बराबर 0। पता है x की वैल्यू एक आ जाएगी 18, एक आ जाएगी 6। ठीक है, मतलब अगर देखो x अगर मैं 6 ले तो ये वैल्यू 24 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 आ जाएगी 24 में से 6 घटा के। और अगर मैं x 18 ले तो दूसरे वाले की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब कोई से भी सोर्स से 1 से 18 की दूरी पर रख दो, दूसरे से ऑटोमेटिकली दूरी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब खोल दो। एक स्रोत से हम कह सकते हैं S1 से 18 की दूरी पे, S1 से या 6 की दूरी पर। अगर S1 से 18 की दूरी होगी तो S2 से 6 की, अगर S1 से 6 की तो दूसरे से 18 की। समझ गए, 18 6 6 18। ऐसे समझ गए ना, समझ गए ना, दोबारा से देख लो एक बार। दोनों S1 S2 24 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, लेंस रखा। हमने कहा S1 से जो लेंस की दूरी पड़ती है वो x है, तो इसकी दूरी S2 से कितनी पड़ेगी 24 माइनस एक्स। प्रतिबिंब हमने कह दिया y पे बनता है। पहले S1 के लिए जो है फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी क्योंकि लाइट इधर से पड़ेगी, वस्तु इधर ही है, माइनस एक्स ली, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है तो माइनस वाई लिया। ओके, रख लिया वैल्यू। ठीक है, समीकरण आ गई। अब S2 के लिए प्रकाश इधर से पड़ेगा इसका, तो वस्तु की दूरी निगेटिव, पर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो उस प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो पॉजिटिव होती है। वो सब वैल्यू रख दी, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ हमने लिखा नहीं, लिखना चाहिए समीकरण 1 + 2। तो ये सब करके जोड़ के जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 8वां क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तो एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें 500 फेरे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया, फेरों की संख्या दे दी। यदि कुंडली के तल में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घट के 0 हो जाए। ठीक है, ये जो है इतने से घट के 0 हो जाए, मतलब ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है माइनस के n d∅b/dt। d∅b क्या, विद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन। ठीक है जी, विद्युत अरे 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 चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, बी चुंबकीय फ्लक्स, आई एम सॉरी। ठीक है, n बराबर कितने फेरे दिए, कितने हैं 500 फेरे हैं। अब देखो इसमें फ्लक्स में निकालना है डी डेल्टा फाइव, इसमें परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा टी तो कितना है, डी टी तो है मेरा 0.1 सेकेंड है। ठीक है, डेल्टा लिख लेते हैं वैल्यू, चलो डी की जगह, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, डेल्टा लिख लो चलो। ठीक है, परिवर्तन। ठीक है, तो ये 0.1 सेकेंड, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है तो डेल्टा फाइव भी। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है चुंबकीय क्षेत्र गुणा ए। अब डेल्टा बी इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अवकलन का फॉर्मूला देखा है, वैसे ही सेम यहाँ है, ये होगी बी ऐसा का ऐसा ही ए में परिवर्तन प्लस ए ऐसा का ऐसा ही बी में परिवर्तन। कई लोगों को पता है कि हमको सिर्फ ये लेना है, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, क्षेत्रफल में तो परिवर्तन कुछ हुआ नहीं, तो ये तो क्या है 0 है, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गया, पूरा 0 हो गया, मतलब ये टर्म 0 होगा, तो ये बचेगा डेल्टा बी इंटू ए। ओके, चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, घट के कितने से घट के 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घट के। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो 100 गुणा 100 और करूंगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 0.2/100, ये आ गई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। दोबारा देख लो, चुंबकीय फ्लक्स होता है बी इंटू ए। ठीक है, और समथिंग 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 समथिंग। ओके, अब देखो हमारे पास n की वैल्यू है, हमारे पास डेल्टा फाइव बी की वैल्यू है ये रही, हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू है, ये सब वैल्यू रख देंगे तो 500। ठीक है, ये माइनस है इधर, एक माइनस इधर है, तो माइनस से तो माइनस गायब हो जाएगा ना, है ना, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, वैसे भी जब वैल्यू निकालते हैं तो माइनस की ऐसी कोई इंपोर्टेंस है नहीं, वो तो बस दिशा विशा के बताता है कि विरोध कर रहा है। तो डेल्टा फाइव भी कितना है 0.2/100 लिख दो,
और बटे समय कितना है 0.1 सेकेंड, 0.1। 100 से 2 जीरो कट जाएगी, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 दूनी 10 उत्तर आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, देखो असल में जिन्होंने 1-2 बार क्वेश्चन किया उनको पता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फेरों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, और बटे नीचे समय में परिवर्तन। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस के n डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। जिन्होंने किताब के 1-2 पेज पलटे होंगे उनको ये बहुत बार दिखा भी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 2 पोलराइड ए और बी क्रोशित रखे हैं, उनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश जो है ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का 1/32 हो जाए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है 2020 के एक सेट में था, जो कि हमने जो है कम्युनिटी पे मैंने लिख के उसका आंसर डाला था। तो देखो मैं कह रहा हूं ये पोलराइड ए है और ये पोलराइड बी है, ये ए है और ये बी है, और जो तीसरा पोलराइड सी है वो इस ए से किस कोण पे हमने रखा, थीटा के एंगल पे रखा। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, माना ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, माना जो ए पर प्रकाश आपतित होगा वो कितना है, आई है। जब इस पर आई अध्रुवित प्रकाश होगा और जब पोलराइड में से प्रकाश निकलेगा, ध्रुवित प्रकाश निकलेगा, तो वो ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता हो जाती है वो उसकी आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, याद रखना। अध्रुवित प्रकाश से जब ध्रुवित प्रकाश निकलता है तो तीव्रता आधी रह जाती है, I/2। अब वो I/2 जो है C पे पड़ेगा, C से गुजरेगा। ठीक है, और थीटा का कोण बनाया हुआ है उनके बीच में। मान लिया जो है निर्गत प्रकाश की तीव्रता I डैश हो, तो I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो प्रकाश की तीव्रता पड़ी I/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाती है तीव्रता। जब 2 पोलराइड में से प्रकाश गुजरता है उनकी जो बीच में एंगल थीटा हो, तो तीव्रता जो है कोस स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाती है, मतलब कमी होगी इसकी वैल्यू में। अब सी और बी के बीच में देखो ये एक दूसरे के लंबवत है, अब ये इससे थीटा का कोण बना रहा है, तो दूसरे वाले से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, दूसरे वाले से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा। देखो ये बिल्कुल इस तरीके से, अगर ये ए है मान लिया और ये बी है, एक दूसरे के लंबवत हो गए, और ऐसे सी है, तो अगर ये कोण थीटा है तो इससे कितना कोण बना, 90 माइनस थीटा बना ना। तो जो है अब मान लिया सी व बी के बीच कोण 90 माइनस थीटा होगा, तो बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, उसको बोल देते हैं हम I डैश। जो सी पे प्रकाश, वो बी पे पड़ रहा है, बी है, बाद में प्रकाश पड़ रहा है I डैश इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जगह इस बार 90 माइनस थीटा रख देंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा का इनके बीच में कोण है, और हमको पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, अब I डैश की वैल्यू कितनी थी, I डैश की वैल्यू थी I/2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे I डैश की वैल्यू रख दी I/2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जो पर्सन में कह रहा है कि जो I डबल डैश आएगा वो I का I/32 होना चाहिए। ठीक है, I डैश डैश क्या होना चाहिए, I/32 होना चाहिए, तो I/32 रख दिया, बराबर जो I डबल डैश की वैल्यू थी वो रख दिया I/2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। I से I कैंसिल हुआ, 2 से 32 कैंसिल हुआ, 16। फिर जो है दोनों साइड रूट ले लिया, देखो पहले तो दोनों साइड रूट लिया, तो इधर 1/4 हो गया, इधर कोस थीटा साइन थीटा हो गया। उसके बाद दोनों साइड 2 से गुणा कर दी, देखो पहले रूट लिया, ठीक है, समीकरण में पहले रूट लिया, फिर दोनों साइड 2 से गुणा कर दी। ये मैं खतरनाक हूँ, लिखना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ पे बना देते हैं, ये आ गया, अगली बार इन पे दोनों पे रूट लेंगे, रूट लिया इसका 1/16 का रूट 1/4 हो गया, और कोस इसका रूट लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा हो गया, फिर दोनों साइड 2 की गुणा कर दी, तो 2 गुणा 1/4, इधर 1/2 हो गया, और इधर 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 1/2 हो गया, और 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री होगी। ठीक है, अब देखो एक चित्र यहाँ भी बना रखा है हमने कि ये ए पोलराइड है, इस पे अध्रुवित प्रकाश गिरा I तीव्रता का, इसमें से निकला I/2 तीव्रता का। अब वो पड़ा C पर, ठीक है, C पर से निकला I डैश का, I डैश वाला C में से निकला, और फिर जब वो B से निकला वो निकला I डबल डैश का, और I डबल डैश I का 1/32 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो ध्यान से बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, मेलस लॉ बोलते हैं शायद इसको, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है, अध्रुवित से जब ध्रुवित बने पोलराइड से तो तीव्रता आधी हो जाती है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी।
अब देखो इस सेट का आखिरी न्यूमेरिकल है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का एक प्रेरक तो 20 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इसे V बराबर 200 साइन 100t, ठीक है। देखो V बराबर होता है V नोट साइन ओमेगा टी, ये होता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। 21 अप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक और धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। ठीक है जी, अभी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ध्यान रखो कितनी है, 100 है, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेरणिक जो प्रतिघात है, एल की वैल्यू थी 10 हेनरी, तो ओमेगा एल होती है। ये कितना आ गया, ये था 100, एल था 10, ये आ गया 1000 ओम। एक्स सी धारितीय प्रतिघात, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 1/ओमेगा सी। 1/ इसकी वैल्यू कितनी है, 100, सी ये कितना था, 20 माइक्रोफैरड था, तो 20 और माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। तो माइनस की 3 पावर बचेगी, वो ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर 3 बटा 2, 10 की पावर 3 होता है 1000 बटा 2 कितना आ गया, 500 ओम आ गया, ठीक है। एक्सएल कितना आया था 1000 ओम, एक्सी कितना आ गया 500 ओम। प्रतिबाधा जेड होता है, जेड बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए R² प्लस √XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। R कितना है 500, 500 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये एक्सएल कितना है 1000, 1000 में से 500 घटा के कितना बच जाएगा, 500 बच जाएगा। अब जब दो सेम वैल्यू है, 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, उसको जोड़ गए तो ये आ जाएगा 500√2 ओम, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात कह रहा कि शक्ति गुणांक बताओ और धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर। तो मैं धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर पहले निकाल लेता हूँ। कलांतर होता है फाई बराबर XL माइनस XC बटा R। XL 1000 है, 10 फाई, सॉरी, 10 फाई बराबर, ठीक है। एक्सएल कितना है 1000 है, एक्सी 500 और ये 500, मतलब 1000 में से 500 गया 500, 500 बटे 500 कितना आ गया, 1 आ गया। अब 10 फाई की वैल्यू 1 हो तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगी ना, 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। एक्सएल माइनस वाई बन रहा है XC बटा R, ये फॉर्मूला याद रखना है, कलांतर का कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 1000 माइनस 500, 500 बटा 500 1 आ गया, और 10 फाई बराबर 1, तो फाई बराबर 45 डिग्री। अब शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है कोस फाई, शक्ति गुणांक कोस फाई होता है। कोस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो शक्ति गुणांक क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, कलांतर 45 डिग्री, ठीक है। हो गया पूरा सेट। तो बोलो, एक सेकेंड, ये फाई बराबर 60 डिग्री, ये कोई क्वेश्चन था क्या, हमने तो करा ही नहीं। ये था कि धारा और वोल्टता इनके बीच में कलांतर देखना। ये प्लस π/6 है, इतना माइनस π/6 है, इसमें से ये घटाएंगे π/6, π में से क्या बन जाएगा, कलांतर इनके बीच में पता है π/3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बड़े वाले कला में से छोटे वाली कला घटा दो, कलांतर आ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता अच्छे से, बड़ी वाली कला ये है 628t में कुछ जुड़ रहा है, यहाँ कुछ घट रहा है, ये छोटी है, इसमें से इसको घटा दो, कलांतर आ जाएगा π/6, π/6 जुड़ेंगे, ये दोनों घट जाएंगे, π/3 जिसको हम 60 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेट हुआ पूरा। अब देख रहे हो एक सेट में कितने न्यूमेरिकल्स है, आधे घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं जाके। तो बोलो जय सिया राम, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, पेपर बहुत पास है, बोलो जय सिया राम।